नमस्कार, स्वागत है आपका। घड़ी में 9 बज गए हैं। वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर जिसका सीधा सरोकार आपसे लेकर एक बार फिर से हम हाजिर हैं। आज सारी निगाहें समरकंद पर हैं, जहां पीएम मोदी एससीओ सम्मेलन में शिरकत करेंगे। इस खबर पर हमारी नजर खास तौर पर बनी रहेगी, लेकिन इसके साथ ही बेगूसराय गोलीकांड में खुलासे और साथ ही लखनऊ में किस तरीके से दीवार हादसे में 9 की गई है जान, ये सब कुछ होगा इस बुलेटिन में शामिल। मंगलवार को सरेआम गोलियां चलाकर खौफ मचाने वाले 4 बदमाशों को बिहार पुलिस ने अब 3 दिन बाद गिरफ्तार कर लिया है। जिन आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है उनके नाम युवराज, केशव, अर्जुन और सुमित बताए जा रहे हैं। युवराज और सुमित को कल बेगूसराय से गिरफ्तार किया गया था। केशव को रांची भागते वक्त जमुई के झाझा से पकड़ा गया है, जबकि अर्जुन की गिरफ्तारी बेगूसराय के साहिबपुर कमाल से हुई है। ये चारों मूल रूप से बेगूसराय के ही रहने वाले हैं। मंगलवार शाम इन चारों ने बेगूसराय के 4 थाना क्षेत्रों में ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर खलबली मचाई। फायरिंग में एक की जान चली गई, 9 लोग जख्मी हुए थे। 2 तस्वीरें आपके सामने। सभी 4 आरोपियों की अब गिरफ्तारी हो चुकी है। इन चारों लोगों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर 9 लोगों को जख्मी किया था। इस गोलीकांड में एक की जान गई थी और इन सभी की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई थी। इसके बावजूद लंबा वक्त लगा इन तक पहुंचने के लिए पुलिस को। लगातार सवाल बिहार पुलिस पर उठ रहे थे और अब ये सभी आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। इन सभी के शिनाख्त कर ली गई है, इन्हें आइडेंटिफाई कर लिया गया है। एक आरोपी को रांची भागते वक्त गिरफ्तार किया गया। इन सभी के नाम सामने आ चुके हैं। ताबड़तोड़ गोलियां इन्होंने बरसाई थी। इनके नाम अर्जुन, केशव, युवराज और सुमित हैं। सभी 4 आरोपियों की तस्वीर आप देख सकते हैं। 2 को कल रात गिरफ्तार किया गया और 2 को आज। इनमें से एक रांची भागने की तैयारी कर रहा था और ये बताया जा रहा है कि ये सभी मूल रूप से बेगूसराय के ही रहने वाले हैं। तो बेगूसराय गोलीकांड में सभी 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। लगातार सवालिया निशान बिहार पुलिस पर उठ रहे थे कि आखिरकार सरेआम गोली चलाने वाले ये 4 आरोपी दरअसल हैं कहां। अर्जुन, सुमित, युवराज, केशव सभी को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अड़तालीस घंटे बाद चारों की गिरफ्तारी हुई है। निशाना लगातार बिहार पुलिस पर था। काफी ज्यादा दबाव इन चारों को पकड़ने का, क्योंकि जिस तरीके से सरेआम इन्होंने फायरिंग की उसको लेकर लगातार प्रशासन, व्यवस्था और कानून पर सवाल उठ रहे थे। और अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बात करेंगे लखनऊ की, जहां पर एक बड़ा हादसा हुआ है। लखनऊ के दिलखुशा इलाके में भारी बारिश के बाद दीवार गिरने से 9 लोगों की मौत हो गई है। छत गिरने की घटना उन्नाव के कांठा इलाके में भी हुई है, जिसमें 3 लोगों की जान गई है। लखनऊ में दीवार हादसे पर सीएम योगी ने संवेदना जताते हुए मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की राहत राशि देने का ऐलान किया है। रात भर से ही लखनऊ में बारिश जारी है। लगातार हो रही इस बारिश से अब जान भी गई है। वहां दीवार गिरने से बड़ा हादसा हुआ है। 9 लोगों की मौत बताई जा रही है, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं। बरसात को देखते हुए लखनऊ के सभी स्कूल, कॉलेज बंद कर दिए गए। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं लखनऊ और उन्नाव की। उन्नाव में 3 लोगों की जान गई है। यहां पर भी छत गिरने से बड़ा हादसा हुआ है। लखनऊ में दीवार गिरने से 9 लोगों की जान चली गई। तो ये बारिश का कहर दोनों शहरों में उत्तर प्रदेश के दिखाई दिया, जिसमें कुल 12 की मौत बताई जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संवेदना व्यक्त करते हुए 4-4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान भी कर दिया है।
और ये तस्वीरें दरअसल दर्शा रही हैं कि कैसे बारिश मौत बनकर इन लोगों पर बरसी। 9 लोगों की दीवार गिरने से जान चली गई लखनऊ में, वहीं उन्नाव में छत गिरने से 3 लोगों की जान चली गई। और बाद की विनाश लीला आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। और अब बात आज की बड़ी खबर की। समरकंद में मोदी का महामिशन। और आज ही समरकंद में दुनिया भारतीय कूटनीति का जलवा देखने वाली है, क्योंकि प्रधानमंत्री 2 दिवसीय दौरे पर उज्बेकिस्तान के शहर समरकंद पहुंच चुके हैं। आज उनकी कई अहम मुलाकातें होनी है। रूस, उज्बेकिस्तान, ईरान जैसे देशों से द्विपक्षीय वार्ता होनी है। चीनी राष्ट्रपति और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से भी मुलाकात हो सकती है। ऐसे में एससीओ समिट में काफी उम्मीदें हैं कि भारत के कूटनीतिक नजरिए से आज का दिन बेहद अहम है। शंघाई सहयोग संगठन के सम्मेलन में शिरकत करने के लिए यूं तो एससीओ से जुड़े दिग्गज नेता पहले ही समरकंद पहुंच चुके हैं, लेकिन आज सारी निगाहें इस एक चेहरे पर होंगी। जी हां, पीएम मोदी। ग्लोबल कूटनीति में पहले ही अपनी धाक जमा चुके पीएम मोदी के बढ़ते कद का आज गवाह बनने वाला है मस्जिदों और मकबरों का खूबसूरत शहर समरकंद। पीएम मोदी आज शाम यहां आमने सामने की कई द्विपक्षीय वार्ताओं में शिरकत करेंगे। उसमें सबसे अहम है रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात। इस मुलाकात पर न सिर्फ भारतीय और रूसी लोगों की नजर होगी, बल्कि सुपर पावर अमेरिका भी इसे गौर से देख रहा होगा। विश्व राजनीति में रूस भारत का करीबी दोस्त रहा है। ये दोस्ती यूक्रेन जंग के दौरान भी नजर आई। यूक्रेन पर हमले को लेकर भारत ने कभी रूस का खुलकर विरोध नहीं किया है। यूएन में रूस के खिलाफ कई अहम प्रस्तावों पर भारत ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। मोदी उन चुनिंदे नेताओं में थे जो यूक्रेन जंग के दौरान लगातार दोनों पक्षों के संपर्क में रहे। जंग छिड़ने के बाद से मोदी और पुतिन के बीच 4 बार बात हो चुकी है। यूं तो मोदी और पुतिन के बीच द्विपक्षीय रिश्ते को मजबूत करने के लिए कई मुद्दों पर चर्चा संभावित है, लेकिन इनमें 2 अहम वैश्विक मुद्दे भी शामिल होंगे। रूस की सरकारी न्यूज एजेंसी ताश के मुताबिक एससीओ के गलियारे में मोदी और पुतिन के बीच एशिया प्रशांत क्षेत्र में सामरिक स्थिरता समेत अंतर्राष्ट्रीय एजेंडे पर भी चर्चा होगी। यूएन, G20 और एससीओ में परस्पर सहयोग पर भी दोनों नेता बात करेंगे। इस मुलाकात में द्विपक्षीय मुद्दों से ज्यादा वैश्विक मुद्दे क्यों अहम बनकर उभर रहे हैं, इसे इस तरह समझिए। दिसंबर में भारत यूएन सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता करने वाला है। इसके बाद भारत 2023 में एससीओ की अध्यक्षता करेगा और फिर G20 की बैठक की अध्यक्षता भी उसी के पास होगी। यानी ग्लोबल कूटनीति का महामंच मोदीमय होने वाला है। यूक्रेन से जंग छेड़कर अमेरिका और यूरोप से पंगा लेने की वजह से पुतिन चौतरफा घिरे हुए हैं। इसलिए उनकी स्वाभाविक चाहत होगी कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक मंचों पर भारत का सहयोग मिलता रहे। इस मुलाकात पर अमेरिका और चीन की भी पैनी नजर होगी। रूस को अलग थलग करने की महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए अमेरिका को भारत का साथ चाहिए। इसके लिए वो भारत को कई बार मनाने की कोशिश भी कर चुका है, लेकिन भारत इसके लिए तैयार नहीं।
ऐसे में बाइडेन की निगाहें इस बात पर होंगी, समरकंद में मोदी पुतिन मुलाकात में दोस्ती का कौन सा नया अध्याय लिखा जाएगा। समरकंद से गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो। तो तीन महाशक्तियों की आज समरकंद में मुलाकात हो सकती है, जिसमें सबसे अहम मुलाकात पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मानी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समरकंद में ही मौजूद हैं एससीओ समिट में हिस्सा लेने के लिए। वहीं ये कहा जा रहा है कि गलवान में चीनी सेना और भारतीय सेना के पीछे हटने के बाद से ये शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री की पहली मुलाकात होगी और इसी को लेकर चर्चा भी की जा सकती है। वहीं भारत के चीन के साथ कूटनीतिक रिश्तों पर भी बातचीत हो सकती है। ये भी बेहद अहम मुलाकात मानी जा रही है। अब मुलाकात का एजेंडा आपको बता दें, द्विपक्षीय रिश्ते मजबूत करने की बात मोदी पुतिन के बीच, एशिया प्रांत क्षेत्र में सामरिक स्थिरता, इसको लेकर भी बातचीत हो सकती है। तो मुद्दों की भरमार है। अंतर्राष्ट्रीय एजेंडे पर भी बात मोदी पुतिन की हो सकती है। कहा जा रहा है कि रूस क्रूड सस्ते कीमत पर भारत को देने के लिए तैयार है, इस पर भी एजेंडे में बातचीत हो सकती है। तो ये तमाम मुद्दे पुतिन और मोदी की मुलाकात में शामिल हो सकते हैं। एशिया प्रांत क्षेत्र में सामरिक स्थिरता पर फोकस हो सकता है। तो मन सज चुका है समरकंद में एससीओ समिट के लिए और तीन दिग्गज नेता शी जिनपिंग, व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये तीनों वहीं पर मौजूद हैं। गीता मोहन मेरी सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ सीधे समरकंद से जुड़े हैं। गीता, आज का दिन बेहद अहम, किन किन राष्ट्रीय अध्यक्षों की मुलाकात हो सकती है, क्या उनके एजेंडे में शामिल हो सकता है, क्या जानकारी मिल रही है, कितने बजे तक तस्वीर साफ होगी? देखिए नेहा, तीन बायलैटरल्स हैं जो कंफर्म हो चुके हैं। वो रूस के राष्ट्रपति, उज़्बेक के राष्ट्रपति और ईरान के राष्ट्रपति के साथ कंफर्म हो चुके हैं। लेकिन उसके अलावा कुछ ऐसे बायलैटरल्स हैं जो कंफर्म नहीं है लेकिन पुलिसाइज हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे काफी सारे सेंट्रल एशियन लीडर्स भी आए हुए हैं, तो उनके साथ शायद पुलिसाइज हो सकते हैं। लेकिन अहम सवाल ये है कि जो दो बड़े द्विपक्षीय वार्ता की बात हम लोग करते आ रहे हैं कि क्या वो होंगे या नहीं, वो काफी इंपॉर्टेंट है नेहा, कि क्या वो चीन के राष्ट्रपति से मिलेंगे या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से मिलेंगे या नहीं। कोई स्ट्रक्चर्ड बायलैटरल तो नहीं होगा नेहा, लेकिन क्योंकि जो पहला सेशन है अगर आप देखिए वो रिस्ट्रिक्टेड डायलॉग है, 1-on-1, जहां पे बस लीडर और इंटरप्रेटर होंगे, कैमरास नहीं होंगे, तो शायद वहां पर अगर आमने सामने आ जाते हैं तो बातचीत हो सकती है। बाढ़ की वजह से पाकिस्तान में जो लॉस ऑफ लाइफ हुआ है उस पर शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर शहबाज शरीफ से मिलते हैं तो अपने कंडोलेंसेस व्यक्त करेंगे। और चीन के राष्ट्रपति से अगर मुलाकात होती है, क्योंकि अब गोगरा हॉट स्प्रिंग्स में डिसएंगेजमेंट हो गया है, तो शायद ऐसा माहौल है कि एक दूसरे को बिल्कुल इग्नोर करने की जरूरत नहीं है। तो अगर मुलाकात होती है तो शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से वही अपनी भारत की बात दोहराएंगे कि बाकी जगह जैसे डेप्सैंग और डेमचौक इलाके हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है भारत के लिए, वहां से भी डिसएंगेजमेंट, डी इंडक्शन होने की जरूरत है और तभी आगे बात बढ़ सकती है, वरना बिजनेस एज यूजुअल नहीं हो सकता। चीन के अपने कंसर्न हैं एप्स और टेलीकॉम कंपनीज को लेके, जहां पर भारत ने बैन डाल दिया है, तो शायद चीन के राष्ट्रपति उस पर अपना कंसर्न व्यक्त करें। इसके साथ ही गीता, सभी की नजर इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग के बीच वार्ता पर टिकी हुई है। कितनी संभावना है कि ये वार्ता होगी या फिर नहीं होगी? देखिए अगर होती है बातचीत तो बहुत इनफॉर्मल ढंग में होगी, कोई फॉर्मल स्ट्रक्चर्ड डायलॉग नजर नहीं आ रहा, एटलीस्ट अभी तक नेहा, ना भारतीय साइड ने ना चीन के साइड ने हमें ये कॉन्फर्मेशन दिया है। और अगर इनफॉर्मल बातचीत होती है तो वो जो कंसर्न्स है भारत के, जो अभी भी चिंताएं हैं और जो विवाद चल रहा है बॉर्डर पर, उस पर फोकस होकर ही रहेगा। लेकिन अगर होता है तो पुलिसाइड होगा और जो पहला सेशन है, जो रिस्ट्रिक्टेड डायलॉग वाला फॉर्मेट है, जहां पे बस जो 8 एससीओ मेंबर स्टेट्स हैं उनके जो लीडर्स बैठे होंगे, उनके बीच जब 8 लोग बैठे होते हैं नेहा, तो किसी एक लीडर को इग्नोर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो शायद उस रिस्ट्रिक्टेड डायलॉग में मुलाकात और बातचीत हो सकती है। वहीं आप ये भी बता रही थी कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से जो मुलाकात है वो
पूरे जो युद्ध का माहौल अभी भी वहां पर बना हुआ है, उसके चलते इस बातचीत में कितने सारे फोकस जो है वो उस युद्ध पर रहने वाले हैं, और इसके साथ ही बात हो रही थी कि किस तरीके से क्रूड को अब रूस कम कीमत पर भारत को बेचने के लिए तैयार है, इस पर भी क्या चर्चा हो सकती है? देखिए नेहा, अगर एससीओ समिट समरकंद की बात करें तो जो सबसे अहम मीटिंग होने वाला है भारत की तरफ से या भारत और किसी और देश के साथ, वो रूस के साथ ही है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिलेंगे तो कुछ मुद्दे हैं जो बहुत अहम होंगे। एनर्जी सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा नेहा, रूस और यूक्रेन के युद्ध की वजह से फूड सिक्योरिटी और एनर्जी सिक्योरिटी काफी ज्यादा आज फोकस में है, तो इन पर जरूर बात होगी। लेकिन इससे ज्यादा रूस और भारत के रिश्ते काफी पुराने, काफी इंपॉर्टेंट है। एनर्जी की अगर बात करें, आप सही कह रहे हैं कि कम दाम, कम कीमत में हमें तेल मिलने लगा है रूस से, उसे बढ़ाने की जरूरत है। कितनी बढ़ाने की जरूरत है या नहीं, उस पर बात हो सकती है। लेकिन एक और एस्पेक्ट है, और वो इकोनॉमिक एस्पेक्ट है, जिस पर बातचीत चल रही है काफी समय से, यानी कि रुपए और रूबल में ट्रांजैक्शन करना। कहीं ना कहीं उस पर भी बातचीत होगी, क्योंकि जो टेक्निकलिटीज है, लॉजिस्टिक्स है, वो अभी भी एकदम साफ नहीं हुए हैं। और भारत को बहुत बैलेंस करके चलना होगा, क्योंकि अमेरिका इस मीटिंग को बहुत ही क्लोजली वॉच करने वाला है कि क्या उसके आउटकम होने वाले हैं। तो ये जरूर देखना होगा कि इन सब मुद्दों पर रूस और भारत कैसे आगे बढ़ते हैं। भारत ने अपना पोजीशन साफ कर दिया है, चाहे वो वेस्ट के साथ हो, चाहे कोई और ब्लॉक के साथ हो, कि वो रूस के साथ अपने रिश्ते तोड़ने नहीं वाला और भारत का हित सबसे आगे रखेगा। वहीं इसके साथ ही गीता, क्योंकि आप सामरिक रिश्तों को बेहतर समझती हैं और ये जानती हैं कि भारत पाकिस्तान के रिश्ते हमेशा से ही एक तल्खी भरे रहे हैं, ऐसे में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से मुलाकात और शोक संवेदना व्यक्त करना, भारत वहां पर जो पीड़ित हैं, बाढ़ पीड़ित हैं, उनके लिए ये दरअसल काफी दूर की कौड़ी लग रहा है। ये लग नहीं रहा कि ये संभव होगा। देखिए, असंभव भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इमरान खान नहीं है। इमरान खान अगर यहाँ आए होते, जिस तरीके के स्टेटमेंट्स इमरान खान ने दिए हैं, हाल फिलहाल में आपने देखा होगा इमरान खान ने काफी प्रेज किया भारत के फॉरेन पॉलिसी को, भारत के इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को। लेकिन जब भी वो किसी और लीडर को भारतीय लीडर्स के साथ मिलते देखते हैं तो फिर उन्हें एंटी नेशनल या गद्दार का टर्म दे देते हैं। तो ये इमरान खान नहीं है, शहबाज शरीफ है। नवाज शरीफ के साथ मुलाकात पहले भी हो चुकी है और शहबाज शरीफ अभी सरकार में आए हैं। बहुत कुछ बदला नहीं है पाकिस्तान में। जब आतंकवाद की बात करें, अभी भी बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जिनको पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट का प्रोटेक्शन है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से पाकिस्तान आज बाढ़ से जूझ रहा है, अगर शहबाज शरीफ यहाँ पर आते हैं और भारत अगले साल एससीओ समिट होस्ट करने वाला है नेहा, तो उनको कहीं ना कहीं ये रिश्ते थोड़े ठीक करने होंगे, क्योंकि ऐसा कोई एम्बैरेसमेंट नहीं होना चाहिए जहां पर पाकिस्तान या चीन कहे कि हम भारत नहीं आएंगे क्योंकि अभी रिश्ते ठीक नहीं है। तो पहली बार प्रेसिडेंसी अज्यूम करेगा भारत अगले साल 2023 नई दिल्ली, भारत में एससीओ समिट होल्ड करने वाले हैं। तो एक पहल तो भारत को भी करनी होगी और शायद यही मौका है जब बाढ़ की वजह से दोनों बातचीत कर सकते हैं। अगर ये नहीं होता तो शायद बातचीत का कोई मौका, ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होता जहां पे भारत आगे बढ़कर शहबाज शरीफ से बात कर सके, यानी कि मोदी आगे बढ़कर शहबाज शरीफ से बात कर सके। 2:45 बजे उज़्बेक के राष्ट्रपति से भी मिलने का कार्यक्रम है और वहीं प्रधानमंत्री के स्वागत में एक भोज की भी तैयारी है। क्या आज दिन भर का हाईलाइट और क्या आज की आइटिनरी रहने वाली है आज गीता? देखिए, अभी कुछ ही देर में आप देखेंगे कि जब लीडर्स यहाँ पे इटर्नल सिटी, जो एक नया पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया था एससीओ समिट के लिए, बहुत ही बेहतरीन खूबसूरत सिटी बनाया है समरकंद के आउटस्कर्ट्स में। और यहाँ पर जब लीडर्स आने लगेंगे मेन कांग्रेस सेंटर में, जो मेन कन्वेंशन हॉल है, वहां पर एक ग्रुप फोटो होगा। उसके बाद रिस्ट्रिक्टेड डायलॉग होगा 1+1 यानी कि लीडर और इंटरप्रेटर बैठेंगे। और
और उसके बाद फिर से एक फैमिली फोटो, यानी सारे लीडर्स के फोटो होंगे, और फिर 1+5 डायलॉग शुरू होगा, जिसे कहते हैं डेलीगेशन लेवल टॉक्स। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी डेलीगेशन, यानी कि विदेश मंत्री जयशंकर, फॉरेन सेक्रेटरी विनय क्वात्रा और बाकी जो डेलीगेशन में है, वो सब प्रधानमंत्री के साथ उस कमरे में बैठकर एससीओ के अलग अलग मुद्दों पर बातचीत करेंगे। और उसके बाद जो लंच है वो होस्ट किया जाएगा उज़्बेक प्रेसिडेंट की तरफ से। तो काफी इंपॉर्टेंट इवेंट्स है, लेकिन देखना होगा आउटकम डॉक्यूमेंट जो है वो उसमें क्या निकल कर आता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया गीता हमारे साथ जुड़ने के लिए। समरकंद से हमारी संवाददाता गीता मोहन तमाम जानकारी देते हुए। लेकिन अरसे बाद आज दुनिया के 3 ताकतवर और दिग्गज नेता मोदी, पुतिन और जिनपिंग एक साथ एक ही छत के नीचे होंगे। मोदी पुतिन मुलाकात तो तय है, लेकिन जिनपिंग के साथ मुलाकात पर सस्पेंस बना हुआ है। इसी तरह दिलचस्पी ये भी है कि क्या पीएम मोदी और शहबाज शरीफ में किसी तरह की भी बातचीत होगी या नहीं। कोविड महामारी के बाद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पहली बार अपने देश के बाहर कदम रखा, तो समरकंद उनके भव्य स्वागत का गवाह बना। कोविड की वजह से वैश्विक कूटनीति में बैकफुट पर चल रहा चीन एससीओ मीट में क्या नई चाल चलेगा, इस पर सारी निगाहें टिकी हैं। सम्मेलन के पहले ही दिन जिनपिंग और पुतिन की गर्मजोशी भरी मुलाकात हो चुकी है, लेकिन पीएम मोदी चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलेंगे या नहीं, इस पर अब तक सस्पेंस कायम है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय अधिकारियों ने समरकंद में होने वाले एससीओ सम्मेलन के नजदीक आते ही चीन को साफ तौर पर कह दिया कि प्रधानमंत्री इस सम्मेलन में तभी हिस्सा लेंगे जब वो एलएसी पर चीन अप्रैल 2020 की स्थिति में आ जाएं। भारत की इस मांग पर एससीओ बैठक से ठीक एक हफ्ते बाद एक्शन हुआ और 8 सितंबर को चीन ने अपनी सेना को एलएसी में पूर्वी लद्दाख के पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से हटाना शुरू कर दिया। भारत को लेकर चीन की अपनी चिंताएं हैं। ताइवान को लेकर अमेरिका और चीन में तनाव बढ़ता जा रहा है। शी जिनपिंग की अगले महीने तीसरी बार राष्ट्रपति के तौर पर ताजपोशी होनी है, इसलिए जिनपिंग भारत से तनाव कम करना चाहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या एलएसी पर बनी ये सहमति मोदी और जिनपिंग की मुलाकात के लिए काफी है। देखिए, एलएसी पे जो कुछ अभी हुआ है 2 दिनों में पिछले, उस पे हमारे विदेश मंत्री जयशंकर ने जो कहा है वो बहुत सटीक है। उन्होंने कहा है कि 1 प्रॉब्लम लेस, मतलब एलएसी में जितने प्रॉब्लम्स थे उनमें से एक का समाधान हुआ है। अब उससे आप उसको आगे बढ़ा के ये कहें कि सहमति बन गई है, ये थोड़ा सा ज्यादा है। चीन के झुकने की अपनी वजह भी है, क्योंकि इसी साल जून में ब्रिक्स सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री मोदी चीन नहीं गए थे, जबकि कुछ दिनों बाद वो अमेरिकी अगुवाई वाले क्वाड देशों की बैठक में हिस्सा लेने टोक्यो चले गए थे। लिहाजा चीन नहीं चाहता था कि एससीओ सम्मेलन में मोदी की गैर मौजूदगी से इस संगठन के आपसी मनमुटाव का संदेश दुनिया में जाए। ऐसा पहली बार नहीं है जब चीन भारत की बात मानने को मजबूर हुआ हो। इससे पहले 2017 में भी भारत ने चीन को कह दिया था कि प्रधानमंत्री मोदी ब्रिक्स समझौते के लिए चीन के शियामेन नहीं जाएंगे अगर डोकलाम में चीनी सेनाएं अपनी पहले की स्थिति में नहीं लौटेंगी। चीन ने भारत की बात मानी और मोदी ने ब्रिक्स समझौते के लिए शियामेन की फ्लाइट पकड़ ली। क्योंकि दुनिया जानती है कि रूस को लेकर चीन अपने हित देखेगा और इस तरह भारत पर दबाव बनाने में वो नाकाम रहा है, क्योंकि भारत की स्वतंत्र विदेश नीति आज दुनिया भर में मशहूर है, जिस वजह से मोदी को लेकर एससीओ में काफी उत्साह है। जिनपिंग से मोदी की मुलाकात पर सस्पेंस है, तो पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात भी तय नहीं है। दोनों देशों के पीएम आखिरी बार 2015 में रूस के उफा शहर में मिले थे। तब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बड़े भाई नवाज शरीफ थे। शरीफ को पीएम मोदी ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, लेकिन पीठ में छुरा घोंपने की पाकिस्तान की आदत की वजह से इसके बाद दोस्ती की गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाई। पाकिस्तान इन दिनों बाढ़ से जूझ रहा है, उसे मदद की सख्त जरूरत है। ऐसे में एससीओ के गलियारे में जब मोदी शरीफ की नजरें मिलेंगी तो रिश्तों पर जमी बर्फ पिघल जाएगी। आज शाम तक जवाब मिल जाएगा।
समरकंद से गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है ईडी की छापेमारी को लेकर। देश भर में 40 जगहों पर इस वक्त ईडी की छापेमारी चल रही है, जिसमें चेन्नई, बेंगलुरु जैसे शहर शामिल हैं। दिल्ली में भी ये छापेमारी चल रही है। देश भर में 25 जगहों पर ये छापेमारी हो रही है, जिसमें ईडी की ये बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। मुनीश पांडे मेरे सहयोगी इस तमाम जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। मुनीश, किन किन शहरों में ये छापेमारी हो रही है, क्या जानकारी मिल रही है? शराब घोटाले के मामले में है या अन्य मामलों में भी है? जी देखिए नेहा, जो जानकारी निकल कर आ रही है उसके मुताबिक पंजाब, हैदराबाद, बेंगलोर, मैंगलोर और चेन्नई, इन जगहों पर 40 ठिकाने ऐसे हैं जहां पर ईडी की छापेमारी चल रही है। ये छापेमारी जो शराब नीति थी दिल्ली में उसको लेकर ये चल रही है। और जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि इस मामले में जो आज की छापेमारी है वो ज्यादातर उन लोगों के ऊपर है जो शराब के व्यापार में और उसको बनाने में शामिल थे। ईडी के अधिकारियों को यह कहना है कि दूसरी बार छापेमारी हो रही है। इसके पहले 30 से ज्यादा ठिकाने थे, वहां पर छापेमारी की गई थी, लेकिन उस छापेमारी के दौरान जो सबूत उन्हें मिले थे उसी के आधार पर उन्होंने कुछ और लोगों की निशानदेही की है और उसके बाद ये छापेमारी चल रही है। ईडी का जो मामला है, आपको याद होगा कि इस मामले में मनीष सिसोदिया जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं उनको अक्यूज नंबर 1 यानी कि आरोपी नंबर 1 बनाया गया है। उसके अलावा कई ऐसे लोग हैं जिनको कि आरोपी बनाया गया है, लेकिन ईडी का ये कहना है कि पहले वो इस मामले में उन लोगों के ऊपर छापेमारी करना चाहते थे जिन्होंने इस शराब नीति की तरफ सबसे ज्यादा मुनाफा कमाया था, पैसा कमाया था, और इसी वजह से छापेमारी चल रही है। मुनीश, इसके साथ ही तमाम ऐसे सबूत रोज आते हैं शराब घोटाले को लेकर, जिसमें स्टिंग ऑपरेशन शामिल है, जिसमें कई ऐसे दस्तावेज हैं। ईडी लगातार इनको आधार मानकर कई जगहों पर छापेमारी करती है, लेकिन देश भर में ये कार्रवाई दरअसल कई सवाल खड़े करती है। क्या वाकई ईडी इस वक्त पूरे देश में जो छापेमारी कर रही है, कई ऐसे सबूत उसके हाथ में है या फिर सबूतों की तलाश है? जी देखिए, बहुत बेहद अहम सवाल है आपका। देखिए, ईडी के अधिकारियों से मैंने बात की है, उनका कहना है कि उनके पास शुरुआती सबूत मिल गए हैं और शुरुआती सबूत के आधार पर उन्होंने जो केस बनाना शुरू किया है उसमें वो उनका साफ तौर पे कहना है कि इसमें सबसे ज्यादा मुनाफा जो है वो लिकर बिजनेस में जो लोग इन्वॉल्व थे, शराब के धंधे में जो लोग इन्वॉल्व थे उनको मिल रहा था। उन पैसों, ये अंदेशा है कि ये जो पैसे थे वही राजनेताओं तक भी पहुंच रहे थे, और जो आरोप लगे हैं एफआईआर में उसमें भी यही आरोप लगे हैं कि इनके जरिए जो पैसे थे वो आम आदमी पार्टी के कुछ चुनिंदा नेता हैं उनको पहुंच रहे थे। इसी की वजह से ईडी ने जो दिल्ली की शराब नीति थी उसके संबंध में पंजाब के कुछ अधिकारी थे उसके पहले जो एक्साइज पॉलिसी में काम कर रहे थे उनके यहाँ पर छापेमारी की थी, जो शराब बनाते थे उनके यहाँ पर छापेमारी की थी। तो शुरुआती दौर में उनका ये कहना है कि उनको सबूत मिल चुके हैं इस मामले में, लेकिन जो लोगों के मन में सवाल है कि कब मनीष सिसोदिया क्या इसमें गिरफ्तार होंगे या उनकी पूछताछ होगी या नहीं होगी, ईडी का कहना है कि उसके लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।